Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing great. I welcome you all to your favorite physics channel, College Physics. Here you will find work solutions of all A and O level past papers solved by teachers and A-star students. So subscribe to our channel and share it with other Cambridge learners. Thank you. The paper we're doing today is P2, variant 23. Paper 2 हमारा multiple choice होता है, MCQs, and we're gonna start. Question 1. Which quantity can be measured directly using a micrometer screw gauge? अब हमें पता है कि micrometer screw gauge के नाम में ही है micrometer. Micro मतलब 10 to the power -6. तो मतलब कि मिलीमीटर का भी आप उसको मिलीमीटर इंटू 10 to the power -3 इतना कम, मतलब कि वो बहुत ही छोटी मेजरमेंट्स जो मिलीमीटर या अंडर इस तरीके की मेजरमेंट करती है. ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारी जो जितने भी ऑप्शन दिए हैं उन सब में से मिलीमीटर या उससे लेस कौन सी मेजरमेंट्स हैं. ठीक है. ए, द एरिया ऑफ अ शीट ऑफ पेपर. अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ. अब पेपर की लेंथ ना ये निकाल सकता है ना विड्थ, ऑब्वियसली बिकॉज दैट्स वेरी बिग. द मास ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, इट कैन नॉट मेजर मास, इट मेजर्स मीटर्स, मतलब के डिस्टेंस, लेंथ ये मेजर करता है, नॉट मास. मास केजी में मेजर होता है. द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, थिकनेस मतलब उसकी हाइट पेपर की, ऑब्वियसली वो तो मिलीमीटर से कम है, सो दैट वुड एक्चुअली वर्क. द वॉल्यूम ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, अगेन नो, बिकॉज उसके लिए आपको लेंथ और ब्रेथ करना पड़ेगा. सो द आंसर वुड बी सी. नंबर 2, a brass ball and feather are released at the same time. On the earth, the ball reaches the ground first. ठीक है, क्यों हमें पता है. ये फ्री फॉल हमारा है 9.81 मीटर्स पर सेकेंड. मतलब कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो हर ऑब्जेक्ट चाहे उसका जो भी मास हो, बिकॉज W is equals to mg, therefore g is equals to W upon m. अब ऑब्वियसली जिस चीज़ का वेट ज़्यादा होगा उस चीज़ का मास भी ज़्यादा होगा, हाँ कि नहीं. तो g ना वेट ना इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि वेट और मास एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है. जितना ऊपर नीचे मास होगा उतना ऊपर नीचे वेट होगा. तो g इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड ही नहीं कर रहा. g हमारे मास पे तब तक डिपेंड नहीं करता जब तक नो एयर रेजिस्टेंस, बिकॉज अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो जी उससे टेम्पर ही नहीं होगा. अगर एयर होगा तो वो कम मास वाले को मुश्किल से नीचे आने देगा, जिसका मास ज़्यादा होगा ऑब्वियसली दैट वो ब्रेक थ्रू एयर रेजिस्टेंस मच ईजियर. समझ आ रही है आपको. तो हमें बोला गया है ऑन अर्थ द बॉल रीचेज द ग्राउंड फर्स्ट, क्योंकि अर्थ पे क्या है, एयर है, एयर रेजिस्टेंस हो रही है. ऑन द मून दे रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम. व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस ऑन द मून. अब बाकी ऑप्शंस हम देखते हैं. दे बोथ वे द सेम ऑन द मून. वो मून पे भी सेम वे करेंगे और वो उस पे भी सेम वे करेंगे, क्या कहते हैं, सॉरी मून पे वो सेम वे कर ही नहीं सकते, क्योंकि इट्स ऑब्वियसली इट्स अ ब्रास बॉल एंड अ फेदर. दे कांट वे द सेम एनीवेयर. ना वो मून पे कर सकते हैं सेम, ना वो अर्थ पे कर सकते हैं सेम. ठीक है, दोनों जगह कहीं नहीं करेंगे. They weigh less on the moon. Yes, they would weigh less on the moon because वहाँ पे ग्रेविटी कम है, but that does not explain कि वहाँ पर वो सेम टाइम पे क्यों रीच करते हैं. ठीक है, कि दोनों का ही वेट कम हो रहा है, doesn't explain कि वहाँ पर कम टाइम पे क्यों रीच कर रहे हैं. There is greater air resistance on moon. Incorrect. The moon has no atmosphere. It's not gonna have a air resistance. ठीक है, air resistance अर्थ पे होगी. सही. Okay, number 3. We have done this in variant 21. इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन वहाँ है, बट मैं फिर भी समझा दूँगी. बेसिकली हमारे पास 4 डिफरेंट लेवल्स हैं और हमें बताना है कि किस लेवल से लेके किस लेवल तक, आइदर फ्रॉम J to K और फ्रॉम K to L और फ्रॉम L to M हमारी स्पीड ज़्यादा और टाइम सबसे कम है. ऑब्वियसली हमें पता है कि हम जब नीचे आ रहे हैं तो हमारी स्पीड इंक्रीज होगी बाय 9, माशाल्लाह, बाय 9, ये क्या हो रहा है, बाय 9 मीटर्स पर सेकेंड. हर सेकेंड पे 9 मीटर्स पर सेकेंड से स्पीड हमारी इंक्रीज होगी. ठीक है, बिकॉज दैट्स द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल. और जहाँ पर स्पीड सबसे फास्टेस्ट होगी वहाँ टाइम भी सबसे शॉर्टेस्ट ही लिया जाएगा. देन ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी बिटवीन
ln बिकॉज यहाँ पर बढ़ते बढ़ते स्पीड सबसे ज़्यादा यहाँ तक बढ़ेगी, और क्योंकि यहाँ स्पीड सबसे ज़्यादा होगी तो इस डिस्टेंस में सबसे कम टाइम ऑन किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, ऑन अर्थ अ स्प्रिंग स्ट्रेचेस by 5 centimeters in the mass of 3 kg. ठीक है, हमारे पास एक स्प्रिंग है और उस पर एक 3 kg का मास स्पेंड किया हुआ है और वो 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करता है अर्थ पे. ठीक है. द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द मून इज 1/6 of the earth. Which mass on the moon would stretch the spring by the same extension? अब हमें पता है कि जितनी ज़्यादा हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा हमारे पास वेट होगा, मतलब उतना ज़्यादा हमारे पास पुल होगा. हायर ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल्स हायर पुल, या तो फिर पुल या स्ट्रेच, जैसे हमें यहाँ पर स्ट्रेच बताया हुआ है, स्ट्रेच स्प्रिंग स्ट्रेचेस, या तो फिर वेट. ठीक है. अब हमारे पास में पता है कि मून पे हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है 1/6, मतलब 6 गुना कम हो रही है हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड. तो उसी स्ट्रेंथ को रीच करने के लिए हमारे मास को 6 गुना ज़्यादा होना चाहिए. समझ आ रहा है आपको? मैं आपको वापस एक्सप्लेन करती हूँ. हम चाह रहे हैं, ठीक है, कि मून और अर्थ पे दोनों चीज़ों की सेम एक्सटेंशन हो या सेम स्ट्रेच हो. ठीक है, ये तो सेम स्ट्रेच, हमें सेम स्ट्रेच चाहिए मून पे और अर्थ पे. अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो मून से 6 टाइम्स ज़्यादा है. ये मून पे जो ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है वो 6 टाइम्स कम है. तो उतनी ही स्ट्रेंथ लाने के लिए हमें मास को मून पे 6 टाइम्स ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम है 6 टाइम्स, तो वो उसको कम पुल कर रही है. समझ आ रहा है आपको? आई विल एक और तरीके से बताती हूँ. वैसे मैंने ये बताया था ना, पुल या स्ट्रेच योर वेट, W इज इक्वल्स टू mg. हम चाह रहे हैं कि बेसिकली इसका सेम वेट हो ताकि सेम स्ट्रेच हो. ठीक है, हम ये चाह रहे हैं. अब क्योंकि अगर हमारी ग्रेविटी 1/6 हो रही है मून पे, तो इसका मास 6 टाइम्स होना चाहिए ताकि वेट कांस्टेंट रहे. अब समझ आ रहा है आपको? तो अगर हम 3 को 6 टाइम्स करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 16. आंसर होगा डी. ओके. नंबर 5. X, Y and Z are 3 regularly shaped solid objects. Their dimensions and masses are shown in the diagrams. ठीक है. अब हमसे यही पूछा गया है कि इनमें से डेंसिटी किसकी सेम है. अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, तो हम हर उसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं. फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक्स की निकाल. मास से हमारा 200 अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होगी हमारी? 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 2. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट वाई. मास से हमारा 200 अपॉन 6 × 4 × 3. यहाँ पर हमारे पास आया 2.8, अराउंड 2.8, 2.78 आ रहा है, बट आई एम जस्ट गोना राइट 2.8. Z 50 upon 25 into 1 into 1. अब सिर्फ 25 भी लिख सकते हैं, but I just wrote it make people understand. यहाँ पर हमारे पास है 2. तो किस में सेम डेंसिटी है? ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट X एंड ऑब्जेक्ट Z सेम डेंसिटी, दोनों की 2 है. ठीक है, तो X एंड Z हमारे पास आ रहा है यहाँ पर C, नंबर 5. ठीक है. Next, number 6. An experiment is carried out to determine the spring constants for a spring that obeys Hooke's law. A load is hung from the spring and the extension of the spring is measured. Which calculation is used to calculate the spring's constant? ठीक है, अब हमें पता है कि हमें स्प्रिंग्स कांस्टेंट निकालना है. स्प्रिंग्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स या वेट इज इक्वल्स टू स्प्रिंग्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन. तो स्प्रिंग्स कांस्टेंट होगा F अपॉन X. तो एक्सटेंशन तो हमें यहाँ दोनों में नीचे दिया हुआ है और ऊपर है F, मतलब फोर्स. फोर्स की बजाय हम ये भी बोल सकते हैं कि वेट, बिकॉज वेट इज़ अ फोर्स, मास इज़ नॉट अ फोर्स, वेट इज़ अ फोर्स. ठीक है, तो आंसर होगा नंबर 6 का
D. Number 7. A car is driven from rest on a straight long road. The car's engine exerts a constant driving force. The diagram shows the horizontal forces acting on the car. The resistive forces are proportional to the speed of the car. Why does the car eventually reach a maximum speed? Maximum speed मतलब कि उससे ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही. उस पॉइंट पे आकर उसकी मैक्सिमम स्पीड का ये बोल सकते हैं कि वो कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी, कि इससे आगे बढ़ नहीं सकती. क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस फोर्स आ रही है वो इक्वल हो गई है किस चीज़ के, या तो फिर वो इतनी बढ़ गई है कि वो अब जितना स्पीड बढ़ेगी वो उतनी और बढ़ेगी और वो स्पीड को आगे बढ़ने नहीं देगी. बेसिकली हमारा मतलब ये है. ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं. ए, द रेजिस्टिव फोर्सेस डिक्रीज. क्यों रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी? रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी नहीं, कार की स्पीड जितनी इंक्रीज होगी उतनी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी. सी, द रेजिस्टेंट फोर्सेस इंक्रीज टू मेक द एक्सेलरेशन ऑफ द कार नेगेटिव. अगर कार एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी मतलब डिसेलरेशन, मतलब तो ये कि स्पीड कम हो रही होगी. स्पीड कम हो रही होगी, हमारी स्पीड मैक्सिमम में कांस्टेंट है, तो ऐसा हो नहीं सकता. द रेजिस्टिव फोर्सेस इंक्रीज टू मेक द एक्सेलरेशन ऑफ द कार जीरो. एक्सेलरेशन जीरो मतलब कि स्पीड कांस्टेंट है. अगर स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो. तो आंसर होगा हमारे पास डी. नेक्स्ट. A beam of weight 6 newtons is suspended from 2 strings. मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, P एंड Q. ठीक है, तो Q समझें यहाँ पर कहीं होगी, मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर कहीं होगी Q और ये भी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा. दोनों स्ट्रिंग्स ने हमारे पास बीम को कैरी किया हुआ, उठाया हुआ है, और बीम का जो वेट है 6 न्यूटन वो नीचे की तरफ जा रहा है. ठीक है, अब हमें पता है कि स्प्रिंग P इज वो 2 न्यूटन्स अपवर्ड्स एंड इज 30 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड विच इज़ द एंड ऑफ द बीम. ओके, हमें बेसिकली पिवट हमारा इधर दिखाया गया है क्योंकि हर चीज़ इससे रिलेटेड है, मेजरमेंट्स सारी इससे हो रही हैं. द टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज 2 newtons. What is the tension in string Q and where is it attached so that the beam is in equilibrium? अब हम बेसिकली मोमेंट देख रहे हैं. ये जो अपवर्ड मोमेंट्स होगा वो डाउनवर्ड मोमेंट्स होगा, या जो क्लॉकवाइज होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा. ठीक है, अब क्योंकि हमारा डाउनवर्ड क्या है 6 × 20, मतलब कितना बन रहा है हमारे पास 6 × 20 बन रहा है हमारे पास. डाउनवर्ड बन रहा है 120. डाउनवर्ड बन रहा है हमारे पास 120. अब ऊपर हमारे पास पहले P का देखते हैं. ठीक है, 2 × 30 मतलब कि हमारे पास बन रहा है 60. अब जितना भी Q होगा Q भी इक्वल टू 60 ही होगा. ठीक है, तो हम तो ऑप्शंस देख लेते हैं. A, 4 × 10 कितना बन रहा है हमारे पास 40 बन रहा है अपवर्ड. अगर समझे 4 न्यूटन होता एंड वो 10 सेंटीमीटर होता फ्रॉम द लेफ्ट, ये 40 होता हमारे पास, सो इट्स नॉट इक्वल्स टू 60. ठीक है, नेक्स्ट 4 × 15 ये हमारे पास 60 बन रहा है. बाकी हमारे पास 6 न्यूटन भी है यहाँ पर, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला है, ठीक है, ये ऑलरेडी 2 न्यूटन है. अगर इधर हमारे पास 6 आ जाएगा और नीचे हमारे पास टोटली 6 है, तो ऊपर फोर्स फिर उस तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगी. यहाँ फिर जो ना ये टिल्ट हो जाएगा. समझ आ रही है आपको? क्योंकि नीचे हमारे पास 6 आ रहा है, तो इट्स अप्रोप्रिएट कि यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स हो वो 4 हो. ठीक है, ताकि ऊपर नीचे दोनों तरफ फोर्स इक्वल लग रही है. सही, तो ये एक्चुअली हमारा आंसर करेक्टली बी होगा, क्योंकि ऊपर हमारे पास 4 न्यूटन भी है विच इज़ इक्वल्स टू, दोनों यहाँ पर हमारे 6 न्यूटन क्रिएट कर रहे हैं, एंड इट इज़ 15 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट मेक्स इट इक्वल्स टू 60. इसका मोमेंट 60 बन रहा है बेसिकली. सही. ओके, नेक्स्ट. How is momentum calculated in terms of mass of a body and velocity? Momentum हमें पता है is equals to mass into velocity and its quantity is vector. Vector क्यों है? Because समझे आप एक सर्कल में चला रहे हो, चाहे आपकी स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो आपका मोमेंटम भी चेंज होगा. अगर आपने डायरेक्शन चेंज किया, आपकी बॉल रीबाउंड कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक हिटिंग अ वॉल एंड कमिंग बैक, उसमें आपकी वेलोसिटी सेम है, आई मीन आपकी स्पीड सेम है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आपका मोमेंटम चेंज होगा. नेक्स्ट.
An object is in free fall. The change in the gravitational potential energy of the body depends upon its mass, the change in the height, and the gravitational field strength. What is the correct expression for the change in gravitational potential energy? आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए. MGH. MGH. यहाँ पर हमें MGH यहाँ दिया हुआ है. तो आंसर है नंबर 10 का A. A machine is very efficient. We have done this in variant 21 and 22. Efficiency हमेशा तब आती है जब बात की जाती है कि वेस्टेज सबसे कम हो. जितना वेस्ट कम होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी वो चीज़. ठीक है. A box is pulled along a floor by the force of 3 newtons. The friction acting on the box is 1 newton. How much kinetic energy does the box gain moving 2 meters? अच्छा, बॉक्स ने कितनी 2 मीटर चला है बॉक्स. ठीक है. अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. हमें पता है कि हमारी रिजल्टेंट फोर्स है ये 2 न्यूटन्स, बिकॉज हमारे पास 3 न्यूटन्स है टुवर्ड्स द राइट एंड 1 न्यूटन टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये बन जाएगा टोटल हमारी रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगी 2 न्यूटन टुवर्ड्स द राइट. अब हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन. एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन. अब हम हाफ mv² निकाल नहीं सकते काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि हमारे पास मास नहीं है. तो हमें एनर्जी ही निकालनी, मतलब वर्क डन ही निकालना पड़ेगा. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स कितनी है हमारे पास? 2 न्यूटन्स. डिस्टेंस कितनी है? 2. तो आंसर क्या बन रहा है हमारे पास? 4, which is 4 joules. Say next. The diagram shows a stone suspended on a string under the surface of a liquid. The stone experiences a pressure caused by the liquid. What would increase the pressure on the stone? अब ये हो रहा है pressure due to liquid की बात. इसका फॉर्मूला क्या होता है? Pressure is equals to rho GH. ठीक है. तो ये तो फिर हमें हाइट इंक्रीज करनी है. अब ये तो फिर हमें G इंक्रीज करना है. अब हम अर्थ पे हैं तो G तो चेंज होगा ही नहीं. या तो फिर हम लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज करें. तो हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर? ये C. इससे क्या हो रहा है? हमारा हाइट या डेप्थ इंक्रीज हो रही है. ठीक है. डेंसिटी इंक्रीज करने का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, सिर्फ डेंसिटी डिक्रीज करने का दिया गया, व्हिच इज इनकरेक्ट. ओके, नंबर 14. Water in a beaker evaporates when it is left on a bench for a period of time. Increasing the surface area and increasing the temperature of water will each change the rate of evaporation. Which row is correct? अगर आप सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली उससे एवेपोरेशन ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि सरफेस से ही एवेपोरेशन होती है. एवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होती है. जैसे बॉइलिंग होती है ना, थ्रू आउट द वाटर इट बॉयल्स, राइट. पर एवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होती है, क्योंकि इसमें जो हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने बॉन्ड्स तोड़ के सरफेस से ऊपर रिलीज हो जाते हैं, कन्वर्टेड टू गैस. सो इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑब्वियसली इंक्रीजेस द रेट ऑफ एवेपोरेशन. इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वो भी इंक्रीज़ करेगा. क्यों? टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी मॉलिक्यूल्स को. ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वो एनर्जी यूज़ करके एस्केप कर सकते हैं हमारे लिक्विड को. तो आंसर नंबर 14 का होगा D. Number 15, we've done that in variant 21 and 22, and its answer is A. Number 16 is also done in variant 21 22. इसका आंसर है हमारे पास B. It's fully explained in both of those variants. Next. Why does a metal rod conduct thermal energy much better than a similar sized plastic rod? अब प्लास्टिक रॉड में और प्लास्टिक और मेटल में डिफरेंस क्या है? दोनों में मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन मेटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटली होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वो अलग से एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पास करते हैं, जिसकी वजह से थर्मल एनर्जी ज़्यादा बेहतर तरीके से कंडक्ट होती है. वरना दोनों के मॉलिक्यूल्स दोनों सॉलिड हैं, दोनों के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब हैं, दोनों के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस. लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट है. ठीक है, मेटल और प्लास्टिक में. The metal surface of a kettle is hot. What happens to the cool air outside the kettle when it comes to in contact with the hot kettle? Obviously, अगर गैस hot होती है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है and hot air rises. ये हमेशा की बात है that hot air rises. This is something you should by heart. The density of the air decreases and the air rises. Hotter air की डेंसिटी डिक्रीज होगी. Obviously उसको एनर्जी मिल रही है, वो ज़्यादा दूर दूर जाएंगे
और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा लेकिन मास सेम रहेगा. मास सेम लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज तो एयर लाइटर हो जाएगी एंड इट विल राइज. सीधी सी बात है. नंबर 19 इज ऑल्सो डन इन वेरिएंट 21. तो उससे आप चेक कर लें एंड इसका आंसर है सी. Number 20. The sound travels through air at a speed of 340 meters per second. A source generates sound wave at a frequency of 1.2 kilohertz. What is the wavelength? V is equals to F lambda. Everybody should know this formula. अब हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी दी हुई, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई, हमें लैम्डा निकालना है. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू V अपॉन F. वेलोसिटी हमारी 340 और फ्रीक्वेंसी हमारी 1200. क्यों? क्योंकि 1.2 किलो हर्ट्ज़ है. ठीक है. तो इसका अगर आप आंसर निकालें, ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि हमारा जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा है, तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग होगा. यू डोंट इवन नीड टू कैलकुलेट दिस. आपको डेफिनेटली पता है कि ए होगा क्योंकि ए इज़ ओनली वन विद 0 पॉइंट समथिंग. ठीक है. तो आंसर फॉर 20 इज़ A. Next. Which conditions are necessary for light to be totally internally reflected? Again, in variant 21 and 22, हमें पता है कि this is something that you should just know कि light जो internally reflection होती है ये तब होता है जब the incident is in the more denser medium. ठीक है. And the angle of incidence is obviously greater than the critical angle. तभी internally वो reflect हो जाता है and there is zero refraction. So answer for 21 is D. A beam of light passes through a vacuum and then enters a liquid. The diagram shows the path it takes. तो vacuum में हमारे पास incident layer है, liquid पे हमारे पास refractive layer. The light travels, ये क्या हो गया? The light travels through the vacuum at speed 3.0 into 10 to the power 8 meters per second. What is the speed of light in the liquid? अब हमें speed of light vacuum में दी हुई है और हमें liquid में निकालनी है. Speed of light कैसे निकालते हैं? हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है V is equals to CN. This is obviously speed of light. ये हमें refractive index है हमारा. और refractive index किस तरीके से निकालेंगे हम? Refractive index हम निकाल देंगे N is equals to sin refraction upon sin I. ये फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए. ये फॉर्मूलाज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती. ये फॉर्मूला बस ऐसे ही है, आपको याद करने होते हैं ये फॉर्मूलाज. ठीक है. तो पहले तो हम n निकालेंगे. n हम निकालेंगे साइन रिफ्रैक्टिव हमारे पास है 25 और इंसिडेंट एंगल है हमारे पास एंगल 40. सो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 0.657. ठीक है. तो हम फिर वेलोसिटी निकालेंगे which is 3 into 10 to the power 8 multiplied by 0.657. हमारे पास आंसर आ रहा है 2. So the answer will be B. 2 into 10 to the power 8 meters per second. Basically आंसर 1.98 है. 1.98 राउंड ऑफ करके 1.2 बन जाता है. अगर 1.94 या 1.93 1.92 होता तो फिर आपका आंसर A होता. क्योंकि it's an 8, it's going to be rounded off and it's going to become into B. Okay. This is also explained in 21 and 22. Basically अगर eclipse होता है तो सन की कौन सी रेडिएशंस ब्लॉक आउट हो जाती हैं? सारी की सारी. All the radiations of sun will disappear at the same time because infrared radiation, ultraviolet, visible light, ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. मतलब इन सब की स्पीड एग्जैक्टली सेम है. ठीक है. तो वो सब एक ही टाइम पे डिसअपियर हो जाएंगी. समझ आई आपको? आंसर हो गया 23 का D. 24. We've also done 24 in variant 21 and 22. इसका आंसर है हमारे पास B. This is about हमारे पास रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है हमारे पास. Next. Which statement about ultrasound is correct? Ultrasound में पता है कि it's ultrasound. मतलब sounds which humans can hear from 20 to 20k hertz, उससे ज़्यादा इसकी frequency है. ठीक है. It has a higher frequency. And obviously sound हमें पता है
कि साउंड क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल या तो फिर ट्रांसवर्स? साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल हमेशा, चाहे अल्ट्रासाउंड हो या कोई भी साउंड हो, एनी साउंड इट्स ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल, मतलब कि उसमें compressions and refractions होते हैं. So the answer will be A. Next. A metal bar is placed inside a current carrying coil. It is shown in diagram 1. There is a small current in the coil, ये diagram 2 में, and the bar holds a few nails. मतलब कि जैसे ही करंट पास हुआ इसके अंदर, तो जो हमारा ब्लॉक है इसके अंदर, मेटल बार है, वो क्या बन गया, वो मैग्नेटिक बन गया. अब करंट पास करने से मैग्नेटिक बना, मतलब कि ऑब्वियसली एसी करंट है. एसी करंट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी चेंज होगी और हमारे ब्लॉक के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जाएगा. ठीक है. When there is no current in the coil, the nails drop off. Which row is correct? Obviously हमें पता है जब नेल्स ड्रॉप ऑफ हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे करंट बंद हुआ तो क्या हो गया, हमारे पास डीमैग्नेटाइज हो गया, हमारा ब्लॉक डीमैग्नेटाइज हो गया. डीमैग्नेटाइज हो गया तब इसका क्या मतलब है, सो आई स्पोक इनकरेक्टली अबाउट द एसी करंट. ठीक है. या अगर नेल्स ड्रॉप ऑफ होगी मतलब कि मैग्नेटिज्म ख़त्म हो गया. मैग्नेटिज्म कैसे ख़त्म होगा, कोई ऐसा मटेरियल है जो ऑब्वियसली हमारे पास डीमैग्नेटाइज कर रहा है. तो हमें पता है कि ये काम सॉफ्ट आयरन का है, क्योंकि जो स्टील होता है हमारे पास वो इट डज़ नॉट डीमैग्नेटाइज ईजिली, इट मैग्नेटाइजेस बट वो डीमैग्नेटाइज नहीं करता. तो ये काम सॉफ्ट आयरन का है. द इफेक्ट ऑफ लार्जर करंट इन द कॉइल, ऑब्वियसली अगर करंट ज़्यादा बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और जो हमारे पास इनर पोर्शन है, जो हमारा दूसरा मेटल है अंदर, जो हमारे पास सॉफ्ट आयरन है, वो क्या हो जाएगा, उसकी मैग्नेटिज्म इंक्रीज होगी. इंक्रीज मैग्नेटिज्म का मतलब है कि द बार होल्ड्स मोर नेल्स. So the answer of 26 will be हमारे पास B. Next. We have also done this in variant 21 and 22. ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ये देखो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रिपल्शन हो रही है. रिपल्शन तब होती है when the charges are the same. So obviously the answer is going to be D यहाँ पर. Next. A star has an EMF of 1.5 volts. ये हम पहले भी कर चुके हैं variant 21 22. 1.5 volts की EMF का मतलब ही ये होता है the energy provided by the cell so that a unit charge मतलब क्या होगा, 1 coulomb of charge completes around a circuit. तो ये energy जो हमें सेल मिल रही 1.5 joules to drive 1 coulomb of charge around a complete circuit. तो आंसर होगा हमारे पास B. ठीक है. 29. Two wires X and Y are made from the same material and have the same resistance. Which row identifies a possible pair of values for X and Y? अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया. ठीक है. अब अगर क्योंकि ऑब्वियसली सेम मटेरियल है तो दोनों की रेजिस्टिविटी इक्वल होगी, और लेंथ और एरिया क्या होगा हमारे पास, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. कि मतलब अगर लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो एरिया भी इंक्रीज करेगा. समझ आ रही है आपको, लेंथ इंक्रीज करेगा तो एरिया भी हमारे पास इंक्रीज करेगा बाय द सेम फैक्टर बेसिकली. ठीक है. अब पहले तो हम लेंथ देखते हैं. लेंथ ऑफ एक्स 5 एंड डायमीटर 0.4. ठीक है. लेंथ ऑफ वाई हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. 50/0.4, पहले हम इस वाले की वैल्यू निकालते हैं. 50/0.4 हमारे पास आ रहा है 125. तो जो y है उसकी लेंथ और एरिया भी हमें 125 ही देना चाहिए. तो हम कहेंगे 200 अपॉन, इन सबका तो ऑब्वियसली सबका सेम है 125. अब यहाँ पर हमें 125 ढूंढना है फॉर y. 200/0.1 gives us 2000. So definitely not this. ठीक है. 200/0.2 gives us 1000. So it's not this as well. 200/0.8 gives us 250. So it's not this as well. 200/1.6 gives us 125. तो दोनों का रेशियो सेम आ रहा है. तो आंसर होगा हमारे पास 29 का D. ठीक है. नेक्स्ट 30.
The diagram shows a circuit including a lamp, an electric bulb, and 3 switches S1, S2, and S3. The lamp and the bulb are not faulty. ठीक है. The bulb is ringing, but the lamp is not lit. Which switches are closed? Obviously कि हम चाहते हैं कि हमारा करंट किस तरह हो, बैटरी से लेके सिर्फ हमारा जो क्या कहते हैं बेल पे जाए और वापस आ जाए. मतलब कि S2 तो हमारे पास खुला हुआ होगा, S2 बंद नहीं होगा, तो S1 and S3 only. So the answer will be C. Okay. Next. A lamp is to be connected in a circuit so that the potential difference across it can be varied from 0 to 6 volts. We have done this one in variant 21. इसका आंसर यहाँ पर हमारे पास वैसे B है. Next, a 12-volt battery is connected to a combination of 2 ohm resistors as shown. What is the current in the battery? अब पहले तो हमें टोटल वोल्टेज पता है, तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे. ठीक है. तो जब हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टर्स हैं, उसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या निकलेगी? 1/2 प्लस 1/2. यह आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 ओम. तो इन दोनों का कंबाइन करके हमारे पास आ रहा है 1 ओम. और सीरीज़ में हमें वैसे ही ऐड करना है. तो 1 ओम प्लस 2 ओम गिव्स अस 3 ओम टोटल. इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस है 3 ओम. ठीक है. तो अगर हमें रेजिस्टेंस मिल गई और हमें वोल्टेज भी मिल गया, तो हमें क्या निकालना है? करंट. करंट इज इक्वल्स टू I is equals to V upon R. That gives us 12/3, which is 4. So the answer for 32 is C, 4 amperes. Next, a student is designing a lighting circuit for a doll's house. He sets up 2 different circuits. Each circuit contains a 12-volt power supply and 3 identical lamps. Each lamp is designed to operate at a normal brightness when connected individually to a 12-volt supply. Which statement is correct? A. In circuit 1, each of the lamp is at normal brightness. Incorrect. तीनों वोल्टेज डिवाइड हो रही है, क्योंकि सीरीज़ में तो तीनों को वोल्टेज डिवाइड हो रही है. तीनों में अराउंड कितनी मिलेगी? 4, 8, 12, अराउंड 4 वोल्ट्स मिलेगी तीनों को. तो इसकी ऑब्वियसली ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी. इन सर्किट 1, इफ़ वन लैम्प फेल्स द अदर लैम्प रिमेन्स लिट. इनकरेक्ट. क्योंकि अगर यहाँ पर वोल्टेज या करंट का ब्रेक आ रहा है, तो आगे वो पास ऑन नहीं होगा. ये सिर्फ हमारे पास पैरेलल में होता है कि अगर एक भी ख़राब हो जाए, द करंट विल स्टिल पास थ्रू एंड द अदर्स विल वर्क. इन सर्किट 2, इफ़ वन लैम्प फेल्स द अदर्स विल रिमेन लिट. आई जस्ट सेड कि ये ट्रू होता है सिर्फ पैरेलल में. 34. The combination of logic gates has 2 inputs and 1 output. Which single logic gate is equivalent to this combination? I'm going to color code this. ये हमारे पास पहले इनपुट्स हैं किस चीज़ के? नॉट के. फिर ये हमारे पास नॉट के आउटपुट्स हैं, जो बेसिकली हमारे एंड का इनपुट है. जो नॉट के आउटपुट है वो हमारे एंड के इनपुट है, और फिर ये हमारे पास एंड का आउटपुट है. सो ये चीज़ें मैं यहाँ पर just going to depict it so everybody understands कि हो क्या रहा है. Okay, let's start. अगर हमारे पास इनपुट 1 और इनपुट 2 दोनों 0 0 होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ब्लू पे जो नॉट का आउटपुट है क्या होता? 1 1. और अगर हमारे पास एंड में 1 1 है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? 1, क्योंकि हमारे पास एंड. नेक्स्ट, अगर हमारे पास 1 0 होता, तो हमारे पास नॉट का आउटपुट होता 1 and 0. और एंड में अगर हमारे पास 1 और 0 इनपुट्स हैं, तो आउटपुट होगा 0. नेक्स्ट, अगर हमारे पास 1 और 1 होते नॉट में, तो हमारे पास आउटपुट होता 0 0. एंड फॉर एन एंड अगर 0 0 इनपुट हो, तो आउटपुट होगा 0. अब हमें बताना है कि कौन सा ये लॉजिक गेट है जो हमें ये रिजल्ट्स देता है. इट्स वेरी ऑब्वियस. अगर हमें 0 0 1 दे रहा है, तो ये तो फिर ये हमारे पास नॉर है, या तो फिर ये एन एंड है.
नेक्स्ट 1 0 गिव्स अस 0. अगर 1 0 हमारे पास होता तो अगर ये हमारे पास एंड होता तो हमारे पास आता 0. अगर ये हमारे पास एन एंड होता तो मतलब आता 1. अगर ये 0 1 है तो हमें मिलता 1 फॉर और, बट नॉर में हमें 0 मिल रहा है. तो डेफिनेटली ये हमें पता चल रहा है कि नॉर है. और नॉर हमारे पास 34 में है, बी में. 35. A simple wiring diagram for an electric cooker is shown. Why is there a wire connecting the metal case of the cooker to the earth? Obviously, इसका मतलब ये है कि जो हमारा वायर है वो केसिंग को क्यों कनेक्ट कर रहा है. It reduces the risk of an electric shock if the live wire touches the metal casing. Basically, live जो हमारे पास अर्थ वायर होता है वो प्रिवेंट करता है कि कोई इलेक्ट्रिक्यूट ना हो. तो हमेशा केसिंग पे लगता है या आउटर एरिया पे लगता है ताकि अगर लाइव या करंट वायर केसिंग को टच हो जाए इंसान इलेक्ट्रिक्यूट ना हो. नेक्स्ट 36. Alpha particles are directed at a metal foil. Most of the particles pass through the foil with little change in direction. ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये क्यों था. ये प्रूव करने के लिए था कि जो हमारे पास एक एटम होता है या अल्फा पार्टिकल है जो हमारे पास बेसिकली हीलियम का वो है, न्यूक्लियस है. ठीक है, बताने के लिए कि वो पॉजिटिव है, बताने के लिए कि हमारे पास एक एटम होता है जिसके सेंटर में हमारे पास पॉजिटिव होता है. ठीक है, जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव होता है और एटम का मोस्ट मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है. तो जो अल्फा पार्टिकल एक्चुअली हमारे मेटल फॉयल के जो मेटल एटम्स को एग्जैक्टली जाकर दोनों के न्यूक्लियस टच होते हैं तो रिपल्जन होती है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है एंड इट बाउंसेस बैक. जो ये बताया, स्मॉल proportion of the particles are scattered back because of the positive repulsion. What does this evidence suggest about the structure of an atom? I just told you. ठीक है, it consists of a charged center smaller than the size of the atom but with most of the mass of the atom. ठीक है. 27. A conductor carrying current is placed in a magnetic field. In which direction does the force on the conductor act? ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड यूज़ करो. जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है. तो ये आपकी इंडेक्स फिंगर इस तरह होगी. ठीक है, जो आपका करंट है वो आपकी मिडिल फिंगर विच इज़ दिस वे. ठीक है, तो आपका जो थंब है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है. थंब आपका ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है. ऊपर की तरफ हमारे पास है ए. ठीक है. व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन. फिजन फ्यूजन आपको समझ आ रहा है, फ्यूज कुछ मिल रहा है मतलब दो न्यूक्लियर एक साथ मिल रहे हैं, टू स्मॉलर न्यूक्लियर. फिजन मतलब कि एक न्यूक्लियर है जो स्प्लिट कर रहा है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर. दैट इज 38 का आंसर होगा डी. 39. What statement about gamma radiation is correct? रेडिएशन है तो पार्टिकल्स तो हो नहीं सकते. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज़ करेक्ट. गैमा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म है. इट इज़ मोर पेनिट्रेटिंग देन बीटा रेडिएशन, so that's incorrect. And it is not more ionizing than alpha radiation. Next, a meradium nucleus with the nucleon number 226 decays by emitting an alpha particle. The proton number of the radium is 88. What are the nucleon number and the proton number for the nucleus produced by this decay? तो हमारे पास एक रेडियम का है. रेडियम इसमें हमारे पास है 226 and 88. This gives us a alpha particle जिसको हम हीलियम का वो भी बोलते हैं न्यूक्लियस with a 4 and a 2 प्लस. ठीक है, जो न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो रहा है फॉर एग्जाम्पल एक्स, इसका न्यूक्लियन नंबर क्या होगा 4 प्लस ए और इसका ये होगा बी. तो बेसिकली हमें पता है 4 प्लस ए विल गिव अस 226 क्योंकि ये दोनों साइड पे इक्वल होना चाहिए. एरो के दोनों साइड पे इक्वल होना चाहिए. इट्स जस्ट मैथ. एंड 2 प्लस बी विल गिव अस 88. तो ए हमें समझ आ रहा है कि ए होगा 222 एंड बी होगा हमारे पास 86. ठीक है, दिस इज जस्ट सिंपल मैथ. तो आंसर हमारा बन रहा है ए.
Thank you so much for joining us in today's videos. If you have any problems, please mention it down in the comments below, and I will try to get back to you as soon as possible. And inshallah, I will see you guys on our next video. Allah Hafiz.